जरा सोचिए, एक ऐसा मर्डर केस जहां पुलिस के पास सुरागों का अंबार है, हर एक डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है, एक एकदम वाटर टाइट यानी अचूक इन्वेस्टिगेशन की गई है। लेकिन फिर अचानक से पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। आज के इस एनालिसिस में हम राजा रघुवंशी हत्याकांड का एक फॉरेंसिक और लीगल पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक बेहद मजबूत केस सिर्फ एक छोटी सी चूक की वजह से पूरी तरह पलट गया। चलिए गहराई से समझते हैं इस पूरे मामले को। अब किसी भी आपराधिक मामले में पुलिस ने कितनी मेहनत की है, यह सीधा सीधा उसकी चार्जशीट से पता चलता है। और मेघालय पुलिस ने इस मामले में सच में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तैयार की पूरे 790 पन्नों की एक भारी भरकम चार्जशीट। जी हाँ, 790 पन्ने। इन पन्नों में साजिश की शुरुआत से लेकर कत्ल की आखिरी डिटेल तक सब कुछ दर्ज था। अगर कोई भी लीगल एक्सपर्ट इसे देखे तो यही कहेगा कि मुख्य आरोपी का इस जाल से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। ओके, अब इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि असल कहानी यहीं से पलटती है। इतनी लंबी चौड़ी जांच, दिन रात की मेहनत, इतने सारे पक्के सबूत, और ये सब कुछ बेअसर हो गया महज एक क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से। लिटरली पुलिस के सिर्फ एक टाइपो यानी टाइपिंग की गलती ने पूरे केस को इतना कमजोर कर दिया कि मुख्य आरोपी को बेल मिल गई। एक टाइपो ने कैसे इंसाफ का रास्ता रोक दिया, ये हमारी लीगल व्यवस्था की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। तो आज के इस लीगल डॉकेट में हम इन 6 मुख्य पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, खूनी साजिश कैसे रची गई। दूसरा, साजिशकर्ताओं के किरदार। तीसरा, सबूतों का पहाड़। चौथा, वो घातक लिपिकीय त्रुटि। पांचवा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। और छठा, इसके कानूनी परिणाम और आगे का रास्ता। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, द ब्लडी प्लॉट अनफोल्ड्स। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई गुस्से में अचानक हुआ मर्डर नहीं था। ये एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। पुलिस की फाइलों में दर्ज क्रोनोलॉजी को देखें तो पहला अटेम्प्ट 21 मई को गुवाहाटी में हुआ था, लेकिन वो जगह इनके लिए नई थी, कोई सुनसान जगह नहीं मिली, तो प्लान फेल हो गया। इसके बाद मास्टरमाइंड पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ फोन पर बात की और नया प्लान बना मेघालय का। फाइनली 23 मई को सोहरा के पास एक सेल्फी पॉइंट पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पत्नी ने सेल्फी के बहाने राजा को वहां बुलाया और फिर दाव नाम के एक तेज धारदार हथियार से उस पर जानलेवा हमला किया गया। जब राजा दर्द से तड़प रहा था तो पत्नी पीछे हट गई और मौत पक्की होने के बाद लाश को खाई में फेंकने में भी मदद की। खौफनाक है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द कास्ट ऑफ कंस्पिरेटर्स। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि ये कोई वन मैन शो नहीं था। चार्जशीट के पन्ने साफ बताते हैं कि अपराध में हर किसी का रोल एकदम फिक्स था। सोनम मास्टरमाइंड पत्नी जो खुद वहां मौजूद थी, राज कुशवाहा उसका प्रेमी जो इंदौर में बैठकर फोन से पूरी साजिश को गाइड कर रहा था, विशाल सिंह चौहान ये वो मुख्य हमलावर था जिसने दाव से पहला वार किया, आकाश सिंह राजपूत जो पहरेदारी कर रहा था कि कोई आ न जाए, और आनंद कुर्मी जिसने फर्जी सिम कार्ड के लिए अपनी आईडी दी थी। मतलब पूरी तरह से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, द माउंटेन ऑफ एविडेंस। अब साजिश इतनी गहरी थी तो पुलिस की जांच भी उतनी ही जबरदस्त थी। पुलिस ने सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने सबूतों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिससे बचना नामुमकिन लगे। डिजिटल रिकॉर्ड्स देखिए, आरोपियों के बीच लगातार हो रही कॉल्स के लॉग्स निकाले गए जो टाइमलाइन से बिल्कुल मैच कर रहे थे। विजुअल मीडिया में सीसीटीवी फुटेज और यहाँ तक कि यूट्यूबर्स के कैमरों में भी इनकी हरकतें कैद हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, पेपर ट्रेल, इनके स्टे होम के रजिस्टर और किराए की स्कूटी के लॉग्स, ये सब मिलकर एक ऐसा घेरा बना रहे थे जिसे कानूनी भाषा में एक एयरटाइट केस कहते हैं। लेकिन अब आता है चौथा और सबसे शॉकिंग मोड़, द फेटल क्लेरिकल एरर। यहाँ आकर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। 11 महीने जेल में रहने के बाद एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस में जहां सबूतों की कोई कमी नहीं थी, मुख्य आरोपी को आखिर बेल मिल कैसे गई? क्या अचानक से पुलिस के सबूत अदालत में कमजोर पड़ गए, या कहानी में कोई ऐसा ट्विस्ट था जिसने पूरा गेम ही बदल दिया? अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। गिरफ्तारी के वक्त जो अरेस्ट मेमो बना उसमें पुलिस को हत्या की धारा लगानी थी, यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103(1), लेकिन गलती से उन्होंने वहां टाइप कर दिया धारा 403(1). इसका लीगल मतलब समझ रहे हैं? जहां चार्ज मर्डर का होना चाहिए था, वहां कागजों पर चार्ज बन गया प्रॉपर्टी के बेईमानी से दुरुपयोग का। कहां कत्ल और कहां प्रॉपर्टी का गबन।
इतनी सीरियस इन्वेस्टिगेशन और इतनी बेसिक लेकिन कैटास्ट्रोफिक गलती। 5वां हिस्सा, वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अदालत ने इसे कैसे देखा? देखिए, अदालत के लिए जज्बात नहीं बल्कि प्रोसीजर और अधिकार मायने रखते हैं। शिलांग की अदालत ने इस टाइपो को एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक उल्लंघन माना। हमारे संविधान का अनुच्छेद 22(1) हर नागरिक को ये मौलिक अधिकार देता है कि उसे अपनी गिरफ्तारी का सही कारण जानने का हक है। अब जब पुलिस ने अरेस्ट मेमो में धारा ही गलत लिख दी, तो टेक्निकली आरोपी को ये बताया ही नहीं गया कि उसे मर्डर के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। अदालत ने एकदम क्लियर कर दिया कि ये मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। और बात सिर्फ एक गलत धारा तक नहीं रुकी, कुछ और भी प्रोसीजरल फेलियर्स थे। 2 जून को जब आरोपी को गाजीपुर कोर्ट में पेश किया गया, तो पुलिस के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि वहां आरोपी के पास कोई वकील मौजूद था। मतलब आरोपी को अपने अधिकारों के उल्लंघन पर आपत्ति दर्ज कराने का लीगल मौका ही नहीं मिला। इन्हीं सब टेक्निकल खामियों ने मिलकर बेल का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। आखिरी हिस्सा, द आफ्टरमैथ एंड लीगल फॉलआउट। तो इस फैसले के बाद आखिर हुआ क्या? बेशक अदालत ने बेल तो दे दी, लेकिन कुछ बहुत ही सख्त शर्तों के साथ। आरोपी को 50,000 रुपए का मुचलका भरना पड़ा। इसके अलावा बिना परमिशन शिलांग छोड़ने पर पाबंदी है, हर हियरिंग में आना जरूरी है और सबूतों से छेड़छाड़ न करने की बहुत ही कड़ी वार्निंग दी गई है। लेकिन इस बेल का असर एक चेन रिएक्शन की तरह फैल रहा है। पीड़ित का भाई अब इस फैसले को सीधे हाईकोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। वहीं पीड़ित की मां का पुलिस जांच से इस कदर भरोसा उठ चुका है कि वो अब सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, इस केस से जुड़े बाकी 4 आरोपी। जब मास्टरमाइंड को ही टेक्निकल ग्राउंड पर बेल मिल गई, तो अब वो चारों भी इसी आधार पर अपने लिए बेल की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाकई पुलिस की 790 पन्नों की जी तोड़ मेहनत, इतने सारे डिजिटल और फिजिकल सबूत, सिर्फ एक कागज पर लिखी गई एक गलत डिजिट की वजह से जीरो हो सकते हैं? ये केस इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि हमारी कानूनी व्यवस्था में प्रोसीजर का सही होना कितना क्रूशल है। एक छोटी सी लापरवाही और न्याय की पूरी दिशा बदल सकती है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट में ये कानूनी लड़ाई क्या नया मोड़ लेती है।